everyone, this is Nikita. I welcome you all to this amazing platform of Ranker JEE. Today I will discuss the new chapter that is Binomial Theorem. उसके questions हम करने वाले हैं, है ना। तो अब तक के लिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इतनी चीज़ें कवर कर लिया है ना। तो अब हम लोग जो है अपना बाइनोमियल थ्योरम कवर करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बाइनोमियल कवर करने के लिए, ठीक है। तो बाइनोमियल के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। हर क्वेश्चन सोचने वाला है, ठीक है। तो इसके भी बहुत कम क्वेश्चंस हैं। बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बट टाइम लगता है थोड़ा क्वेश्चंस को करने में। शायद आपने कर भी लिया हो, और अगर नहीं किया है तो मेरे साथ ट्राई करिए, है ना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक नंबर दिया हुआ है कोई बड़ा सा, और अल्फा और बीटा भी कुछ है उसके फैक्टर्स के फॉर्म में है। मतलब हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि इसके फैक्टर हैं, बट आपको पता करना है क्या ये जो नंबर बड़ा सा लिखा हुआ है और ये दोनों नंबर जो है उसको डिवाइड करते हैं क्या। तो बस यही ऑप्शंस हैं कि डिवाइड करते हैं कि नहीं, दोनों डिवाइड करते हैं या एक भी डिवाइड नहीं करता है, ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो हम करने क्या वाले हैं, हम चेक करेंगे क्या मैं n को अल्फा और बीटा के फॉर्म में बना सकते हैं कि नहीं। अगर मैंने n को अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख पाया तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा और बीटा डिवाइड करेंगे इसको, है ना। तो हमारा काम यही है यहाँ पे। तो देखिए आपको n की वैल्यू क्या दी हुई है। फर्स्टली n इज इक्वल टू 2 to the power 1 2 2 4 minus 1, ये लिखा हुआ है n की वैल्यू। और आपको एक अल्फा की वैल्यू दी है, अल्फा इज इक्वल टू 2 to the power 1 5 3 प्लस 2 to the power 27 प्लस 1, है ना। और बीटा की वैल्यू आपको पता है 2 to the power 408 माइनस ऑफ 2 to the power 204 प्लस 1, ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपको अल्फा और बीटा को कुछ इस तरीके से फॉर्म करना है सो दैट इनके भी फैक्टर्स मिल जाए आपको, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, अल्फा को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो अल्फा को कुछ मैं ऐसे लिख सकती हूँ। सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली है, x इज इक्वल टू 2 to the power 153 डिवाइड बाई 2। अगर मैंने x की वैल्यू ये ले ली है तो सबको पता है कि 150 डिवाइड बाई 2 अगर मैंने किया तो अगर मैं इसकी जगह पे लिखना चाहूँ तो बताइए आप, अल्फा की जगह यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू मैंने ये ली है। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो 2 to the power 153 मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है x ही, बट एक जो एक्स्ट्रा नंबर कौन सा बच रहा है वो है √2, तो मैं यहाँ पे √2 रिप्लेस कर रही हूँ। आप खुद ही देखिए कि 2 to the power 153 डिवाइड बाई 2 क्या आता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 2 to the power 77 जो लिखा हुआ है ये, है ना, इससे √2 ज्यादा है, तो मैंने √2 को यहाँ पे लिख दिया और प्लस 1 को प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। तो आपको ये मिल चुका है। सिमिलरली अगर मैं बीटा को थोड़ा और चेंज करना चाहूँ, जैसे मैंने अल्फा को चेंज किया है, तो बीटा की जगह पे अगर मैंने सपोज y ले लिया और y को ले लिया मैंने 2 to the power 204, तो क्या अब आपको दिख रहा है कि ये वाला नंबर जो है y का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब एक तरीके से क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है 2 to the power 204 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 to the power 408, है ना। तो हम यही करने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर और माइनस ऑफ y प्लस 1। तो आपके पास अल्फा और बीटा कुछ इस तरीके के आ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही अल्फा और बीटा मिल गया, अब हमारा काम क्या है कि मैं n को जो है अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू क्या है अपने पास, 2 to the power 1 2 2 4 माइनस 1। क्या आपको ऐसा दिख रहा है, जो मैंने x एज्यूम किया है, x की वैल्यू है 2 to the power 153 डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं इसको x के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप ही देखिए, अगर मैं ऐसे कर दूँ कि 2 to the power 153 डिवाइड बाई 2, सपोज ये लिखा हुआ x, तो जब मैं x की पावर 16 करती हूँ ना, तो मतलब होल की पावर 16, तो 16 मतलब 2 8 जा, तो फाइनली आपके पास 2 की पावर पता है कितना आने वाला है यहाँ पे। देखिए आप यहाँ पे हो जाएगा x to the power 8, है ना। अगर मैं यहाँ पे x to the power 16 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 24, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने x to the power 16 किया है 2 to the power 12 24 मिल गया है, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो x लिया था, तो यहाँ पे जो पूरा n की बात करूँ तो ये लिखा हुआ है कि x की पावर 16 माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको n को y के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो y बताइए कितना आ रहा है,
y की वैल्यू मैंने एज्यूम करी है 2 to the power 204। सबको दिख रहा है कि अगर मैं 204 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरे पास ये आने वाला है 1224। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं y to the power 6 कर दूं तो ये बात सेम लिखी हुई है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने n को कन्वर्ट कर लिया है x और y के फॉर्म में। तो जैसे ही x और y के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब मुझे पता लगाना है क्या मैं n को अल्फा और बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या। तो सबको पता है कि y to the power 6 minus 1 को हम लिख सकते हैं y क्यूब प्लस 1 एंड y क्यूब माइनस 1, ठीक है। और y क्यूब माइनस 1 के फॉर्मूले में या फिर y क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला देखिए आप, तो इसको देखिए, तो ये लिखा हुआ है y स्क्वायर क्यूब प्लस 1 और a माइनस बी का होल क्यूब है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज a माइनस बी, a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बीटा की वैल्यू लिखी है तो ये बीटा ही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, सो a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से जो मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मिल रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि बीटा जो है यहाँ पे बीटा के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो अब ऐसी बात है, अब सबको पता चल गया कि n जो है वो बीटा के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कुछ कुछ। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि बीटा विल डिवाइड n, ठीक है, बीटा n को डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर मैं x पे चेक करूँ तो देखिए यहाँ से x अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस रूट 2x प्लस 1। अब मुझे किसको n को फैक्टराइज करना है कि अल्फा के फॉर्म में आता है कि नहीं। तो n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 16 माइनस 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि x टू द पावर 8 प्लस 1 और x टू द पावर 8 माइनस 1, है ना। अब मुझे x टू द पावर 8 माइनस 1 को फैक्टर करना हो तो क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 है और x टू द पावर 4 प्लस 1 एंड x टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब इसके आगे देखिए आप, x टू द पावर 4 प्लस 1 है और x टू द पावर 4 माइनस 1 है। यहाँ पे बनाना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1। तो क्या मैं x टू द पावर 4x को लिख सकती हूँ ऐसे, देखिए इसको मैंने अलग कर लिया, प्लस 1 को मुझे ब्रेक करना है तो इसका ऐसे लिख सकती हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2x प्लस 1। तो जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आपको जो है ये अल्फा मिल जाएगा। मतलब आप दिख ही रहे होगा कि जैसे मैंने n को x टू द पावर 16 माइनस 1 को ब्रेक किया है तो आपको अल्फा जो है इसके प्रोडक्ट में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बोल पाएंगे कि अल्फा जो है वो भी डिवाइड करेगा n को। मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ से कि अल्फा और बीटा जो है दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं n के, और यू कैन से अल्फा एंड बीटा बोथ विल डिवाइड n, ठीक है। तो यहाँ से आपका कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू है, सी। तो कुछ नहीं करना था इसमें, अल्फा और बीटा को ऐसे बनाना था कि आप n के जो फैक्टर्स करूँ उसके फॉर्म में लिख जाएं, फिर आप लिख सकते हैं कि जो है अल्फा और बीटा दोनों डिवाइड करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं ढूंढ पाते अल्फा और बीटा को n के फैक्टर के फॉर्म में या प्रोडक्ट में, तो आप बोल पाते कि कोई एक डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे दोनों ही नंबर्स ऐसे मिल रहे हैं जो दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं, तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n इज इक्वल टू समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 to 2n a r x टू द पावर r, है ना। तो आपसे ये जो बड़ा सा समेशन के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये क्या है, ए आर माइनस ऑफ एन सी 1 ए आर माइनस 1 प्लस एन सी 2 ए आर माइनस 2, है ना, कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है वेयर आर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो देखिए इसको करने का एक तो पूरा जो है प्रॉपर मेथड होता है, मेथड 1 कि आप प्रॉपर करिए बाइनोमियल के क्वेश्चंस, और मेथड 2 क्या होता है, ऐसे जो आपको लेंदी से क्वेश्चंस दिखते हैं और टर्म्स भी समझ नहीं आती है कि लिखी किस तरीके की है। तो आप क्या करते हैं कि n की एक वैल्यू पुट कर देते हैं कोई भी नंबर, और उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेते हैं, ऐसा अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बस क्या है, आप n की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं सो दैट हमारी जो कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने n की ऐसी वैल्यू रख दी कि हमारा यही जो पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा है या फिर यही ट्रू नहीं हो रहा है ना। तो देखिए अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से सबसे लीस्ट वैल्यू अगर मैं रखना चाहूँ तो सपोज मैंने n इज इक्वल टू 1 रख दिया इधर इस वाली कंडीशन में, तो अब आपको मिलेगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1
इज नथिंग बट समेशन आर रनिंग फ्रॉम 0 टू, अब आपको देख रहा होगा n की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 रख दी तो ये क्या हो गया, आर रनिंग फ्रॉम 0 टू 2 ए आर और एक्स टू द पावर आर। ठीक है, अब अपना काम क्या है, इसको मैं एक्सपांड कर दूं तो देखो ये क्या बन जाएगा, ए नॉट एक्स टू द पावर 0 प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल किसके है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही आप कंपेयर करवाएंगे तो देखिए आपके पास क्या मिल रहा है, जैसे आप कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म x और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स, तो आपको देखने को मिलेगा ए नॉट इज इक्वल टू 1, ए वन इज ऑल्सो 1 एंड ए टू इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो सबकी वैल्यू आपके पास 1 1 1 आ चुकी है। इसके बाद अब आपसे पूछ क्या रहा था, ए आर एन सी 1 ए आर माइनस 1 इन सब की वैल्यू बतानी। अब आप बताइए, जैसे ही मैंने n इज इक्वल टू 1 सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख रही हूँ मैं, तो r कहाँ से जाएगा, देखिए n इज इक्वल टू 1 रखने पे r की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 0 1 2। ठीक है, इतना देख पा रहे हैं क्या। बट आप अगर इस वाले एक्सपेंशन को देखने बैठेंगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, देखिए ए आर है पहले, फिर क्या है, अगर मैं इसको NC0 लिख दूं पहले वाले टर्म को तो आई थिंक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि NC0 इज जस्ट 1, राइट। तो ये कितना हो गया, NC0 AR माइनस ऑफ NC1, और ये कितना हो जाएगा AR माइनस 1। सिमिलरली सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है इसकी, NC2 और AR माइनस 2, ऐसे है कुछ। अब आप आगे देख पा रहे हैं क्या कि जैसे ही मैंने, आप देख पा रहे हो कि NC1 NC2 कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, NC0 AR माइनस 1। तो जो ये नीचे नंबर लिखे हुए हैं आप जैसे देखिए यहाँ पे R इज इक्वल टू 0 1 2 है ना, NC2 AR माइनस 2, और लास्ट में कहाँ तक गए, एक बार मैं लास्ट टर्म भी लिख देती हूँ, तो लास्ट टर्म है माइनस 1 की पावर R NCR A नॉट। ठीक है, इतना दिख रहा है क्या। तो अब आप ही बताइए, मैंने n की वैल्यू 1 सेलेक्ट की है तो क्या r की वैल्यू 2 पॉसिबल है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे NCR लिखा है और आपको भी पता है कि NCR लिखते टाइम आपका ये मैथमेटिक्स में एक तरीके का मतलब ही यही होता है कि आप n चीज़ों में से r चीज़ों को अरेंज करने के तरीके बता रहे हैं। तो जब आपके पास n की वैल्यू ही 1 है तो क्या आप r को 2 ले सकते हैं, सो नो, है ना, आप r को 2 ले ही नहीं सकते। तो यहाँ से भी आपको भी r की वैल्यू सपोज मैंने 1 ले लिया मैक्सिमम, तो जैसे आप r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो बताइए आपके पास क्या बचेगा, a1 और माइनस ऑफ n की वैल्यू मैंने ऑलरेडी 1 ली है, सो 1c1 और कितना बचेगा a नॉट, लास्ट वाले नंबर तो चले जाएंगे, है ना। तो 1c2 हम ले नहीं सकते, तो फाइनल आपके पास ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा था ये जो है पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास सिर्फ इतना बच रहा है, a1 माइनस 1c1 a नॉट। अब आपको पता है कि a1 की वैल्यू भी 0 है और a1 की वैल्यू भी a नॉट भी 0 है, तो 0 माइनस 0 इज 0, मतलब 1 1 था ना, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, तो ये तो वैसा मेथड था कि आप n की वैल्यू डालो और आपका फाइनल जो है आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है आप सोचिए, और इसको प्रॉपर कैसे करेंगे आप करिए, कमेंट में जरूर बताइए आपसे हुआ कि नहीं इसका प्रॉपर मेथड, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको प्रॉपर मेथड जरूर बताऊंगी। ठीक है, चलिए थर्ड वाला क्या है, देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ इन पावर्स ऑफ x 1 प्लस अल्फा x टू द पावर 4 एंड ऑफ 1 माइनस अल्फा x टू द पावर 6 इज सेम इफ अल्फा इज इक्वल टू। आपसे पूछ रहा है कि जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स है दोनों एक्सपेंशंस में तो वो सेम है, तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, राइट। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना है, पहला वाला टर्म क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस अल्फा x टू द पावर 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4, और ये आपको पता है इवन है। तो जब अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूं तो मिडिल टर्म बताइए क्या आएगा, अभी तो n इज इक्वल टू 4 है, जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो टोटल टर्म कितने आ जाएंगे 5, तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा n बाई 2 प्लस 1। इसका थर्ड टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 1 माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 6 करते हैं तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू कितनी है 6 है इवन, और जो एक्सपेंशन के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो कितने हो जाएंगे n प्लस 1 दैट इज 7। तो अब आप मिडिल टर्म्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे, सो मिडिल टर्म कौन सा वाला होगा, n बाई 2 प्लस 1 दैट इज 6 बाई 2 प्लस 1, है ना, दैट इज फोर्थ टर्म। तो अब आपको क्या करना है कि इसका थर्ड टर्म निकालना है, इसका फोर्थ टर्म निकालना है, इक्वेट कर देना है, जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, T3 निकालना है तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, T2 + 1, है ना। तो T2 + 1 क्या करेंगे आप बताइए, यहाँ पे 4C2 और कितना हो जाएगा, 1 की पावर कितना हो जाएगा, सबको पता है 4 - 2 = 2, और अल्फा एक्स की पावर कितना होता है r, तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। सिमिलरली आप क्या करने वाले हैं, इसका फोर्थ टर्म निकालेंगे तो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, देखिए T4 विच इज इक्वल टू T3 + 1, और इसकी वैल्यू T3 + 1 दैट इज r इज इक्वल टू 3, और n की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6C3 और 1 to the power 6 - 3, और ये माइनस ऑफ अल्फा एक्स टू द पावर 3, इतना आया क्या। अब आपको उसने बोला था कि ये दोनों चीजें जो है इनके कोएफिशिएंट सेम है, तो एक बार मैं क्या करती हूँ, पावर्स ऑफ एक्स इन दिस आर सेम, अच्छा पावर्स ऑफ एक्स जो है वो सेम है, तो अब आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को इक्वेट करिए तो बताइए कितना आएगा, 4C2 और अल्फा² x², और यहाँ से कितना आ जाएगा, x² के जो कोएफिशिएंट सेम थे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो x वाला चीज है उसको गायब कर सकते हैं, सिर्फ आप कोएफिशिएंट लिख सकते थे दोनों में, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से x वाला चीज जो है हटा रही हूँ यहाँ से। सिमिलरली इधर क्या बचेगा, देखिए 6C3 और यहाँ पे माइनस ऑफ अल्फा³ इतना आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि अल्फा² और अल्फा² दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 4 - 2 = 2, राइट, और यहाँ पे कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, राइट, और यहाँ पे माइनस ऑफ अल्फा। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई करना था, तो देखो 4 और 4 यहाँ से खत्म, तो कितना बचेगा 3 × 2 = 6, और इधर कितना आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4, और नीचे आ जाएगा 6, तो 6 और 6 खत्म, और इधर कितना आ गया है माइनस ऑफ अल्फा। तो अब आप इसके आगे क्या बोल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 डिवाइड बाई 20, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 3 = 6, 2 10 जा, है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया है 3/10। तो ये कुछ था नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, माइनस ऑफ 3/10 इज योर आंसर। इसमें क्या कह रहा था कि जो मिडिल टर्म्स दोनों के हैं और जो आप दोनों मिडिल टर्म्स निकालेंगे दोनों के एक्सपेंशंस का, उनकी जो पावर्स ऑफ एक्स वाला जो टर्म है वो सेम आ रहा है, तो इसका ये आ रहा था, इसका ये आ रहा था, तो मैंने क्या किया x को हटा दिया यहाँ से, और जो फाइनली हमारे जो नंबर्स बच रहे थे मैंने उनको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद आपको अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, वो कौन सी है, माइनस ऑफ 3/10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, 1 + x to the power 2010 is equal to C0 + C1x C2x² up to C2010 x to the power 2010, right? Then the sum of the series आपसे पूछ रहा है कि C2 C5 C8, ये अच्छा क्वेश्चन है, अप टू C2009 इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो प्रोसीजर है, कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं होता है कि आपको यही पैटर्न लगाना है, या फिर बाइनोमियल के ऐसे वाले इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई एक फिक्स पैटर्न बता ही नहीं पाएगा। जैसे आपको रीजनिंग या एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आते हैं कि आपका खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सारे C0 C1 C2 C3 अप टू C2010 तक इन्वॉल्व है, बट आपके फाइनल आंसर में वो सिर्फ पूछ रहा है 2 5 8, इनका कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे 2 के बाद 5 आ गया है, मतलब 3 3 का, है ना, ऐसे दिख रहा है 2 5 8 फिर 2009। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये आएगा कैसे। तो पहला देखिए आपके पास लिखा हुआ है 1 + x की पावर 2010, है ना, 2010 विच इज इक्वल टू C0 + C1x + C2x², और जो लास्ट टर्म है वो लिखी हुई है C2010 और x to the power 2000, राइट। तो अब आपको इसको सीरीज का सम बताना था आपको, तो आप देख पा रहे होंगे आपके आंसर्स भी जो है 2010 और 2009 के फॉर्म में आ रहे हैं, और -1 कुछ कुछ आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि देखिए आप यहाँ से अगर मैंने क्या किया 2010 के फॉर्म में बनाना है या 2009 के ही फॉर्म में बनाना है, तो सबको दिख रहा होगा कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ इस फॉर्म का मिलेगा। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए सबको पता है कि जो हमारा पास वेरिएबल होता है उसको हम क्या कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं।
तो जैसे ही 1 पुट करते हैं तो लेफ्ट वाला तो 2 टू द पावर n बन जाता है, तो 2 टू द पावर n इज 2010, है ना। और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखिए C0 प्लस C1 प्लस C2, और लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा C 2010। सो दिस इज इक्वेशन 1, है ना। अब देखिए, अब आपके पास ये कुछ इस तरीके का बना रहा है कि जो फाइनली आपके पास आंसर आएगा उसमें C0 भी 0 है, C1 भी 0 है, फिर C4 0 आ रहा है, C6 0 आ रहा है, 7 0 आ रहा है। तो उसको इस तरीके से बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, देखो इसको कैसे कर सकते हैं। x की जगह मैंने पूरे को, ये अगर मैंने इसको स्टार नाम दे दिया, तो मैंने क्या करने वाली हूँ, मैं x से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, x इंटू इक्वेशन स्टार, ठीक है। मैंने x से मल्टीप्लाई करवा दी पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए x टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 2010, और इधर कितना आ जाएगा C0x। ये मैं क्यों कर रही हूँ, आपको बहुत जल्दी पता लगने वाला है। C1x स्क्वायर प्लस C2x क्यूब, और लास्ट टर्म जो कितनी आ रही है C 2010, और x टू द पावर 2011। सो दिस इज इक्वेशन 2 सपोज, है ना। मैंने इसको क्या किया, x से मल्टीप्लाई करवा दिया। x से मल्टीप्लाई करवाने के बाद एक बार मैं x इज इक्वल टू ओमेगा रख रही हूँ, एक बार x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रख रही हूँ, ठीक है। और ओमेगा ये क्या है, एक तरीके से आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला चीज है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट। तो मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रख रही हूँ x की जगह पे। तो जब पहले मैंने x इज इक्वल टू ओमेगा रखा, तो ये वाली इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होके ओमेगा टाइम्स 1 प्लस ओमेगा की पावर 2010, और इधर कितना आएगा देखिए C0 ओमेगा प्लस C1 ओमेगा स्क्वायर प्लस C2 ओमेगा क्यूब, और लास्ट टर्म जो बचने वाला है C 2010 ओमेगा टू द पावर 2011। सो दिस इज इक्वेशन 3, राइट। तो अब आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे सारी इक्वेशंस को, अभी मैं x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर भी लिखूंगी, फिर जब आप ऐड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे C0 है, फिर C0 ओमेगा है, फिर C0 ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सबको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो बस हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा विल बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी माइनस ऑफ ओमेगा। तो हम ये चारों चीजें यूज करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब तक के लिए आपको C0 मिल गया है, C0 ओमेगा मिल गया है, अब C0 ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, मतलब C0 वाला टर्म भी 0। सिमिलरली आप देखेंगे C1 वाले में भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे जो है आपको कुछ और मिलने वाली, तो देखते हैं अभी क्या मिलेगा। अब मैं x की जगह ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस कर रही हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस करने पे दिस इज ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, और होल की पावर कितना है 2010। तो अब देखिए इसके आगे क्या बचेगा, C0 ओमेगा स्क्वायर रखना है ना, तो यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस C2 ओमेगा टू द पावर 4, और लास्ट वाला आएगा C 2010 ओमेगा स्क्वायर की पावर 2010 दैट इज 4020, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ना, x टाइम्स x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2011। अब मैंने इस, अच्छा मुझे इस वाले क्वेश्चन में रखना था ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा C1 ओमेगा टू द पावर 4 होगा, है ना, इस वाले क्वेश्चन में रखना है। तो C 2010 कितना हो जाएगा ओमेगा की पावर 2000, मैंने x की जगह ओमेगा स्क्वायर रखा है, तो कितना हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर दैट इज 4022। अब ठीक है, राइट, 4022 आ गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करने वाले, ठीक है। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो जैसे ही आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए लेफ्ट में क्या आ रहा है आपके पास 2 टू द पावर 2010, है ना। सो 2 टू द पावर 2010 प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपके पास सेकंड वाले में क्या आ रहा है ओमेगा टाइम्स 1 प्लस ओमेगा, है ना,
सो ओमेगा टाइम्स 1 प्लस ओमेगा की पावर 2010, और सेकेंड वाले में क्या बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2010। अब राइट में देखिए आपके पास क्या क्या आ रहा है, सी नॉट आ रहा है, सी नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एक बार लिख दूं, सी नॉट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर जब आप C1 कॉमन लेते हैं तो C1 में देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे 1 है, फिर ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा टू द पावर 4। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4, और C2 में क्या आएगा, 1 तो यहाँ पे भी है, तो 1 और फिर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं C2 वाला करूँ तो कितना हो जाएगा, C2 की पावर ओमेगा टू द पावर 6 है ना, तो ओमेगा क्यूब ओमेगा 6। सो 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6, राइट। और ऐसे ही टर्म्स जो है वो ऐड होते जाएंगे, राइट। अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर 2010 प्लस, अब आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो हम रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर 2010 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, सो 2010 विच इज इक्वल टू सी नॉट। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो ये वाला भी 0 प्लस C1। अब ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब इज 1, तो यहाँ पे ओमेगा बचेगा सिर्फ, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0। सेकेंड वाले में आप देखिए C2, और ये लिखा हुआ है 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी 1 होती है, तो ओमेगा क्यूब इज 1, तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर भी 1 ही होगा, सो दिस इज 1। नेक्स्ट जो आप देख पाएंगे C4 वाला, C2, C3 देखेंगे आप, C0, C1, C2 है ना, C2। अब C4 जो C3 वाला टर्म है उसके साथ भी 0 आएगा, C4 के साथ भी 0 आएगा, अब जब C5 करेंगे तो उसके साथ भी 3 आएगा, और ऐसे ही टर्म्स आपकी चलती जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, 2 टू द पावर 2010, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओमेगा टाइम्स, और ये इवन पावर है तो माइनस की इवन पावर तो प्लस ही हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 4020। सिमिलरली यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 2010, और इधर क्या बच रहा है आपके पास 3 टाइम्स C2 प्लस 5 टाइम्स C2, और इस तरीके का, ठीक है। 5 टाइम्स कितना हो, 3 टाइम्स C5 है ना। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना था, तो आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो अब जितनी आप क्यूब की पावर आप देखेंगे, क्यूब की जितनी पावर्स आपकी जा रही हैं इंटीजर्स में, आपको वो तो वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, जितना रिमेनिंग बचता है उसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 4020, तो देखिए 4020 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10, तो 3 3 ज़ा 9, राइट, तो कितना बचा 12, और 3 4 ज़ा 12, तो पूरा जा रहा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 है ना। तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे आएगा फिर 2 टू द पावर 2010, ये तो सिर्फ ओमेगा बचेगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई में जो है 2 टू द पावर 2010 आ रहा है सबकी मल्टीप्लाई में, राइट। तो इसके आगे देखिए ओमेगा की पावर कितना है इस बार 2012, तो जब 2012 को आप डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से, तो देखिए कितना आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 21, सो 3 7 जा 21, और नीचे रिमेनिंग में 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा देखिए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा 2 टू द पावर 2010, ये वाला चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। तो अब देखिए कितना सबको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है -1, तो ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर 2010 -1 इक्वल में कितना आ रहा है आपके पास, सब में से अगर 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा C2 प्लस C5 प्लस C8, और इस तरीके का जाएगा ऐसे ही। तो अब आपके पास फाइनली आप देख पा रहे होंगे, आपसे वैल्यू उसने किसकी पूछी थी, C2 प्लस C5 प्लस C8 और C 2009 है ना, यहाँ पे लास्ट वाला है C 2009, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला टर्म डिवाइड बाई 3 है ना। तो अब आपको देखो मैंने किया था, अगर एक बार समराइज करूँ मैं, तो आपके पास फाइनली आया है 2010 -1 डिवाइड बाई 3, ये वाला ऑप्शन, राइट। अब देखिए मैंने किया था, आपके पास फाइनली ये लिखा हुआ था, सारे आंसर्स 2010 या 2009 में आने वाले थे,
तो मैंने बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए x की जगह 1 रिप्लेस कर दिया, तो एक इक्वेशन ये मिल गई। उसके बाद मैंने पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो x से मल्टीप्लाई करवाने के बाद एक बार मैंने x को ओमेगा रखा, एक बार ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रखा, फिर जो पहली आई थी और तीसरी फोर्थ, इन सबको ऐड कर दिया तीनों को। जैसे मैंने ऐड किया आपको इसी तरीके के नंबर्स मिलने शुरू हो गए, और फाइनली जब सॉल्व किया तो आपका आंसर आया है 1/3 2 to the power 2010 - 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, अल्फा एन इज इक्वल टू 2 + √3 की पावर n, देन फाइंड द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा एन माइनस ग्रेटेस्ट इंट इज द फंक्शन ऑफ अल्फा एन। ठीक है, तो ये वाले भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो है बाइनोमियल में आपसे इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में जब ब्रेक करते हैं हम, तो वहाँ से ये वाला क्वेश्चंस बनता है ना। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, अगर आपके पास कोई नंबर अल्फा एन दिया होता था बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको जो है इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो इसको जब ब्रेक करते हैं हम, तो देखिए एक क्या लिखा हुआ है अल्फा एन, और अगर कोई नंबर है आपके पास, सपोज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हर नंबर को आप इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वेयर दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ये वाला क्या, ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये कौन सा है, GIF, राइट। तो ये वाला जो है GIF है, और ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट। तो सिमिलरली अगर ऐसे कोई नंबर लिखा है तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ, तो इस वाले नंबर्स को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो नंबर ये क्या है, अल्फा एन इज इक्वल टू 2 + √3 की पावर n। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, i + f के फॉर्म का, वेयर f इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और सबको पता है कि f विल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 1। अब 0, अब सब बोलेंगे कि यहाँ पे तो 0 भी इन्वॉल्व होता है इसकी रेंज में, क्लोज्ड 0 to 1 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 + √3 की पावर n है, तो ये कभी भी इंटीजर नंबर तो आएगा ही नहीं, इंटीजर से कुछ ज़्यादा ही होगा, है ना। और 0 इसलिए नहीं होता क्योंकि इंटीजर नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो i + f के फॉर्म में। अब अगर अल्फा एन डैश निकाले तो आपकी जो ये बाइनोमियल थ्योरम की जो थियोरी है उसमें आपको पता होगा अल्फा एन डैश जो होता है इसका कॉन्जुगेट होता है एक तरीके से, दैट इज 2 - √3 की पावर n। अब सबको पता है कि √3 की वैल्यू 2 से कम होती है और 1 से ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ही रहेगा। अगर मैंने इसको f डैश नाम दे दिया, और सबको पता है कि ये भी जो है 0 और 1 में बिलोंग करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता चल गई कि अल्फा एन के बारे में, अल्फा एन डैश के बारे में, i + f पता है और f डैश पता है। अब आपको उसने पूछा था कि अल्फा एन माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा एन, मतलब आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अल्फा एन की लिमिट, समझ आ रहा है क्या, वो पूछ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अल्फा एन, तो आपको यही निकालना है। तो एक बार क्या करिए, आप इन दोनों को ऐड करिए, दिस इज 1 दिस इज 2, इन दोनों को ऐड करिए, दैट इज अल्फा एन प्लस अल्फा एन डैश, दैट इज 2 + √3 की पावर n प्लस 2 - √3 की पावर n। तो अब आप देख पा रहे हैं क्या, जो ये माइनस, ये जो रूट वाले टर्म्स हैं, जितनी भी इरेशनल टर्म्स हैं, ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि आपको दिख रहा है एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल होके सबको पता है कि ये इंटीजर दे देंगी। और इंटीजर वैल्यू, अब इन दोनों की वैल्यू क्या है, i + f है एक तो, और दूसरा क्या है f डैश। सो दिस इज इक्वेशन 3। अब आप बताइए कि ये एक इंटीजर भी है और इक्वल किसके है, ये i + f डैश, तो ये तो ऑलरेडी इंटीजर नंबर है। अब इस पूरे नंबर को इंटीजर होने के लिए इनको भी इंटीजर होना पड़ेगा, समझ आ रहा है क्या। अब इंटीजर में ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसकी भी रेंज 0 to 1 है ओपन इंटरवल, ये भी 0 to 1 है, 0 कभी है नहीं ये, और इंटीजर बनाने के लिए टोटल सम कितना होना पड़ेगा इनको, 1। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि f + f डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, 1। ठीक है, अब देखिए f + f डैश की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। अब यहाँ से क्या आप f की वैल्यू निकाल सकते हैं f डैश की, तो f डैश क्या आ जाएगा यहाँ से 1 - f। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - f डैश। इतना समझ आया। अब जैसे ही आपको 1 - f डैश मिल गया, तो f डैश बताइए एक तरीके से क्या था, f डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 - √3 की पावर n। ठीक है, अब 2 - √3 की पावर n है जब ये, और यहाँ पे 1 - समथिंग है, और ये वैल्यू किसकी है, f की,
और आप जानते हैं कि मैंने f की जगह पे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये आया था, इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट अल्फा n, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अल्फा n, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक ही इस तरीके से किया था कि अल्फा n इज इक्वल टू इंटीजर प्लस f। तो इंटीजर वैल्यू को मैंने क्या नाम दिया था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, और जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला बच रहा था वो GIF ऑफ अल्फा n। तो इसकी जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया। अब आपसे यही पूछ रहा था कि जो ये वाला नंबर है इसको ये अल्फा n लिखते हैं, तो अब आप कर दीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 2 माइनस रूट 3 की पावर n। तो अब बताइए 2 माइनस रूट 3 जो है वो लेस देन 1 है, 2 माइनस रूट 3 इज लेस देन 1 एंड बिगर देन 0। तो इसकी पावर अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी करूंगी तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा पूरा, है ना। तो फाइनली आपके पास इसकी लिमिट क्या आने वाली है, 1। ठीक है, सो योर आंसर इज 1। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको क्या करना था, अल्फा एन को पहले इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक करना था, उसके बाद इसका जो कॉन्जुगेट लेते तो ये आ जाता। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि जो मेरा इंटीजर वाला फॉर्मेट है वो क्लियर रहे, तो हम मैंने इसको प्लस कर दिया, तो ये वाले जो रैशनल वाले टर्म थे, रैशनल वाले, वो सारे 0 हो जाएंगे। फिर यहाँ से इंटीजर मिला, मैंने इसको i प्लस एफ डैश के फॉर्म में लिखा, तो इसको इंटीजर होने के लिए इन दोनों का सम जो है 1 होना पड़ेगा। जैसे ये 1 हो गया, यहाँ से आपने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 6 वाला। द नंबर n इज इक्वल टू 20c7 माइनस 20c8 20c9 20c10 अप टू कहाँ तक गया है, 20c20। पूछ रहा है कि ये किससे डिविजिबल नहीं है। तो पहली बात, इसको अगर पता लगाना है कि ये किससे डिविजिबल नहीं है, तो आपको इस पूरे जो ये लिखा हुआ है इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो वैल्यू पता होने के लिए मेथड क्या है करने का, देखिए आप इसको पूरा बाइनोमियल के फॉर्म में अगर बनाना चाहें, जैसे 0 से शुरू होके n तक जाता है ना, तो उस तरीके का बनाएंगे। तो देखिए अभी के लिए आपके पास n की वैल्यू क्या है, 20c7 माइनस ऑफ 20c8 प्लस 20c9 और कहाँ तक गया है, माइनस ऑफ 20c20। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इवन जो जहाँ पे इवन की r की वैल्यू इवन है वहाँ पे नेगेटिव साइन ले रहा है। तो मैंने क्या किया, एक बार इसको 20c0 से लिखना शुरू किया। तो 20c0 तो मतलब माइनस आएगा क्योंकि 0 इवन नंबर है। सो 20c0 प्लस 20c1। ठीक है, और क्या लिखना पड़ेगा आपको, माइनस ऑफ 20c2। और फाइनली आपको कहाँ तक लिखना है, माइनस ऑफ 20c20। तो अब आप देख पा रहे होंगे मैंने इस वाले n में इतने नंबर्स मैंने एक्स्ट्रा कौन से ऐड किए हैं, 20c6 तक। तो जब मैंने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो मतलब उल्टा साइन के साथ। तो यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 20c0 माइनस ऑफ 20c1 प्लस 20c2 माइनस 20c3 प्लस 20c4 माइनस 20c5, 5 तक ही है, एक और टर्म है, प्लस 20c6। ठीक है, मैंने क्योंकि इतने नंबर्स यहाँ पे ऐड किए थे तो आपको इतने नंबर सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे। इसके बाद आप क्या करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा, 20c0 प्लस 20c1 माइनस प्लस 20c2 और फाइनली आपके पास लास्ट में क्या आएगा, 20c20। ठीक है, इतना आ चुका है। अब इधर आपको क्या करना है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 20c0 माइनस ऑफ 20c1 और लास्ट नंबर जो है वो आ रहा है 20c6। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है एक तरीके से, तो ये क्या लिखा हुआ है, सबको पता है कि एक तरीके से ये जो नंबर है n की वैल्यू 20 से शुरू है और r जो है n की वैल्यू 20 है, r है 0 से 20 तक। तो एक तरीके से ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, और जो बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका है वो इस तरीके का है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, और n की जगह 20 है। और जब हम x की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 20c0 फिर माइनस 20c1 प्लस 20c2, इस तरीके का आएगा जब आप एक्सपांड करेंगे। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो सबको पता है कि ये पूरा जो है 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो ये वाला तो 0। तो जैसे ही ये 0 हो गया, अब आपको रिमेनिंग कितना बचा है, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20c0 की वैल्यू 1 होती है, 20c1 की वैल्यू कितनी होती है, 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल। तो अब आपको 1 माइनस 20 आ गया प्लस, तो ऐसे ही आपको ये सारे नंबर्स को कैलकुलेट करना है।
6 ही फैक्टोरियल है, सिर्फ आपको 6 नंबर्स का ही फैक्टोरियल यूज करना है और निकालना है। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास एक नंबर आएगा, उनके सारे फैक्टर्स में 3 भी मिलेगा आपको, 7 भी मिलेगा, 19 भी मिलेगा, बट सिर्फ 11 नहीं मिलेगा। तो आप बोल पाएंगे कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका काम है, इस नंबर्स को आप सिंप्लीफाई करिए, एक फाइनल जो नंबर आएगा उसको ब्रेक करिए आप, तो देखेंगे आप कि जो 11 है उसके फैक्टर में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 7th। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है आपको। तो सबको पता है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप पहले इसको एक्सपांड कर लीजिए, एक्सपांड करने के बाद देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, फिर आप सॉल्व कर लीजिए फाइनली, है ना। तो क्या है आपके पास log 2 1 प्लस 1/2 और समेशन कहाँ से शुरू है, k रनिंग फ्रॉम 1 to 11 12 ck। तो इसको एक्सपांड कर लीजिए, तो दिस इज log 2 1 प्लस हाफ समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to 11। तो अगर मैं समेशन हटा दूं तो क्या मैं डायरेक्ट एक्सपांड करके लिख सकती हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिखने वाली हूँ इस बार। तो कितना आएगा देखिए 12c1 प्लस 12c2 और कहाँ तक जाना है आपको 12c11, यहीं तक जाना था। अब अगर मैं आपको पता है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 12, n की वैल्यू 12 है, बट इसने शुरू कहाँ से किया है 1 से लगा के 12 तक। तो अगर आप बाइनोमियल पूरे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम निकालते हैं तो वो बताइए क्या होता है, nc 0 से लगा के nc n तक होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0 वाला टर्म भी मिसिंग है और 12 वाला टर्म भी मिसिंग है। तो अगर मुझे लिखना पड़े तो इसका टोटल सम बताइए 20c0 प्लस 20c1 और लास्ट में 20c20, इसका सम कितना आता है, सबको पता है कि 2 to the power n दैट इज 2 to the power 20। ठीक है, तो अब आप बताइए यहाँ पे जो है दो टर्म मिसिंग है, कौन सा वाला 20c0 वाला और 12 है यहाँ पे ना, 20 नहीं है, n इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 12, सो दिस इज 12, दिस इज अगेन 12, दिस इज 12 और यहाँ पे 12। ठीक है, ये आ गया। और सबको पता है कि 12c0 की वैल्यू इक्वल होती है 12c12 की, और इन सब का वैल्यू कितना आता है 1, इतना पता है। तो यहाँ पे जो आप इन सब का सम निकालेंगे वो बताइए कितना आएगा, वो आएगा 2 to the power 12 माइनस ऑफ 2, राइट। तो फाइनली आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे log बेस 2 1 प्लस हाफ और 2 to the power 12 माइनस 2। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना था, तो कितना आ जाएगा log 2 1 प्लस हाफ। अब आपको हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 2 to the power 11 और यहाँ पे माइनस ऑफ 1, 1 और 1 कैंसिल, तो log 2 to the power 11 बेस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है फाइनली 11। सो योर आंसर इज 11। इसमें कुछ नहीं था, ये तो बहुत आसान सा था कि आपको सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आना चाहिए, जितने टर्म्स मिसिंग थे उतने आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने ऐड करके 2 to the power 12 बनाना है ना। तो मैंने 2 हटा दिया यहाँ से और फिर सॉल्व कर दिया, तो 11 आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x³ की पावर 12। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है, एक जनरल टर्म लेना होता है, फिर बोलना होता है कि जनरल टर्म का जो x का कोएफिशिएंट है वो 0 होगा, मतलब x की जो पावर है वो 0 होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जनरल टर्म आप लेंगे rth टर्म वही कांस्टेंट टर्म है। तो बस उसका फॉर्मूला लगाना है आपको, x की जो पावर आएंगे उसको 0 कर देना है, आपको जो कोएफिशिएंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो let rth term is constant term। तो rth टर्म ऐसे होती है tr प्लस 1, तो tr प्लस 1 क्या होता है ncr, और अगर a प्लस b की फॉर्म का है, या फिर आप बोल सकते हैं x to the power n माइनस r y to the power r। ठीक है, ये किसका एक्सपेंशन है, x प्लस y to the power n में। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x ही है, और x प्लस 1/x³ की पावर 12 है, और यहाँ पे n की जगह 12 है। तो बस आपको tr प्लस 1 निकाल देना है, तो r कौन सा में r प्लस 1 ncr दैट इज 12cr x to the power 12 माइनस r, और 1/x³ की पावर कितना हो जाएगा r। ठीक है, तो अब आपको बोलना था, पूछ रहा था कौन सा टर्म कांस्टेंट टर्म आएगा, तो जिसका x की पावर 0 होगी वही कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ से लिखा हुआ है ये 12cr
इंटू एक्स टू द पावर ये कितना है 12 माइनस आर, और ये माइनस कितना हो जाएगा 3r। तो बस अब आपको ये वाला नंबर जीरो कर देना है, तो जीरो का इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 4r इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 4r इज इक्वल टू 12। तो r की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 3। तो जैसे ही r की वैल्यू 3 आ चुकी है तो क्या आप कोएफिशिएंट आप बता सकते हैं? कांस्टेंट टर्म पूछ रहे हैं, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसका जो कोएफिशिएंट आएगा। तो r की वैल्यू कितनी है 3, तो कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा बताइए आप 12c3 है ना। सो 12c3 की वैल्यू बताइए। सो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 12 11 10 डिवाइड बाई 3 टू ज़ा 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, दैट इज 22 और 0। सो 220 इज योर फाइनल आंसर, राइट। सो 220 ऑप्शन डी। तो ये भी आसान सा था, ये तो बहुत ही आसान है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस तो बुक में भी मिलते हैं आपको, है ना। चलिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, जनरल टर्म लेना था, उसका x की पावर 0 कर देना था, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है 9th वाला, इफ 3/4 फैक्टोरियल 4/5 फैक्टोरियल 5/6 फैक्टोरियल अप टू 50 टर्म्स उसने लिए हैं और इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके की आ रहा है, देन द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ओके ओके ओके, अच्छा अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी फिर तो आप निकाल ही लेंगे ना सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट कैसे निकलता है, x की जगह पे 1 रिप्लेस कर दो आप, है ना। तो x की जगह पे 1 तो आप रिप्लेस कर ही लेंगे, बट आपको यहाँ पे पहले सबसे पहला टास्क क्या है कि k की वैल्यू फाइंड करना। तो जैसे ही k मिल गया आप x की जगह 1 रिप्लेस करो, ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो देखिए, इसको यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ रहे थे जब हम क्वेश्चंस, तो बहुत सारी सीरीज का हमें nth टर्म नहीं दिया होता था या फिर सम नहीं दिया होता था, वो जनरल टर्म भी नहीं देते थे, हमें जनरल टर्म निकालना होता था फिर करते थे। तो सपोज एक तरीके से हमें ये सीरीज ही तो दी हुई है ना, 50 टर्म्स का सम निकालना है, कुछ इस तरीके से आएगा तो k की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम, है ना। तो सेम ये सीक्वेंस एंड सीरीज का आधा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद बाइनोमियल का है, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो आपको क्या दिया है 3/4 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल एंड 5/6 फैक्टोरियल अप टू 50 टर्म्स। तो अभी बताइए, जब पहला टर्म है तो उसके पहले टर्म में 3 आ रहा है, दूसरे टर्म में 4 आ रहा है, तो मतलब 50 टर्म्स में ऊपर कितना आएगा 50 + 2 यानी 52 आएगा, है ना। तो अब आप यहाँ से बोल सकते हैं, फाइनली आपके पास लिखा हुआ है 3/4 फैक्टोरियल, फिर 4/5 फैक्टोरियल, 5/6 फैक्टोरियल, और जो लास्ट टर्म आएगी वो कितनी आएगी 52 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 है, मतलब उससे एक ज़्यादा, तो यानी 53 का फैक्टोरियल। इतना समझ आया क्या, 50 टर्म्स ये हो जाएंगे। इसके बाद अब देखिए, आपको कुछ कुछ इस तरीके का बनाना है कि 1/3 फैक्टोरियल आ जाए आगे, और लास्ट में 1/k + 3 फैक्टोरियल। तो 1/3 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 फैक्टोरियल, इस वाले को 4 डिवाइड बाई, अब आप देख पा रहे हो कि 3 फैक्टोरियल आ चुका है अपने पास। अब लास्ट में आपको बनाना है कि k + 3 फॉर्म का, तो k + 3 बनाने के लिए सबको दिख रहा है कि 50 + 3 होना चाहिए, यहाँ पे जनरली दिख ही गया है कि 50 + 3 होना चाहिए, बट आपको ये कैसे पता कि इसका 1/3 फैक्टोरियल मतलब करके ये आएगा, तो पूरा तो करना ही पड़ेगा आपको, वैसे सबको दिख रहा है यहाँ पे 50 आना चाहिए, राइट। चलिए, 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 × 4 फैक्टोरियल, सिमिलरली दिस इज 5 डिवाइड बाई 6 × 5 फैक्टोरियल, तो सेम इसका भी देखिए कितना आ जाएगा 52 डिवाइड बाई 53 × 52 का फैक्टोरियल, राइट। इसके बाद आपको क्या कर देना है, 3 को जो आपको है रिप्लेस कर देना है 4 - 1 से। तो 3 को अगर मैंने 4 - 1 से रिप्लेस करा तो नीचे आ जाएगा 4 × 3 फैक्टोरियल, 4 को 5 - 1 से रिप्लेस कर दीजिए, सो दिस इज 5 × 4 फैक्टोरियल, अगेन दिस इज 6 - 1, और लास्ट टर्म विल बी 53 - 1 डिवाइड बाई 53 × 52 का फैक्टोरियल, ठीक है। इतना आ चुका है। इसके आगे आप देख पा रहे होंगे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे 4 - 1 है, डिवाइड बाई समथिंग प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो मैं इसको जस्ट अलग अलग करने वाली हूँ। तो 4 डिवाइड बाई 4 × 3 फैक्टोरियल है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 1/3 फैक्टोरियल, माइनस में कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 4 × 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1/4 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे
5 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो कितना हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल, और लास्ट में कितना आएगा 1/5 फैक्टोरियल। सिमिलरली सबको पता चल गया होगा, अब ऐसे आएगा कुछ 6 मतलब 5 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1/6 फैक्टोरियल, और लास्ट टर्म जो होगा वो कितना आएगा 53, दैट इज 1/52 का फैक्टोरियल माइनस 1/53 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो सब सारी टर्म्स जो मिडिल वाली हैं वो कैंसिल हो जाएंगी अपने प्रीवियसली टर्म से। तो फाइनली आपके पास क्या आ रहा है 1/3 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1/53 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे आया है पूरा आपके पास 53। अब तो आप बोल पाएंगे कि ये 53 किसका लिखा हुआ है, k+3 की बात करूँ, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/50 प्लस 3 का फैक्टोरियल। सो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी है 50। तो जैसे ही k की वैल्यू 50 मिल गई है, इस वाले पूरे एक्सप्रेशन का सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बताना है, ये सम ऑफ कोएफिशिएंट्स बताने हैं आपको। तो क्या करने वाले हैं, k की जगह 50 रखिए और सारे एक्साइज की जगह 1। सो यूज k is equal to 50 and x1 is equal to x2 is equal to x3 up to कितना है x to the x 100 और इन सब की वैल्यू 1। तो जैसे सबकी जगह 1 रिप्लेस कर दिया आपने, तो देखिए क्या आ रहा है आपके पास 1 2 3 है ना, ऐसे है कुछ 1 2x1 प्लस 3x2 अप टू 100 टाइम्स x1, और इस पूरे की पावर कितना है 50। तो फाइनली बताइए कितना लिखा हुआ 1 + 2 + 3 अप टू 100, तो इसका आंसर कितना आता है 50 और इसकी होल पावर कितना आ रहा है 50। तो 50 की पावर 50 आ रहा है आपके पास आंसर आपका। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो समझ आया क्या, ये जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन था, यहाँ से k की वैल्यू जैसे आ गई, फिर आपने बाइनोमियल जो ये कोएफिशिएंट्स निकालने थे, मैंने सबकी जगह 1 रिप्लेस कर दिया, सारे आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है 10th वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या है, द रिमाइंडर व्हेन 128 की पावर 128 की होल पावर 128 इज डिवाइडेड बाय 7 इज 3। मतलब जब आप इस वाले एक्सप्रेशन को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है क्या, रिमाइंडर। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि 128 की पावर 128 जब आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है क्या। तो आपको दोनों अलग अलग चेक करने हैं, जो वाला ऑप्शन आपका ट्रू आए आपको उस पर टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को करेंगे। सो दिस इज 128 की पावर 128 एंड होल टू द पावर 128, ये है। इसको डिवाइड किससे करना है 7 से। तो देखिए आप इसको 128 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 121 + 7 की पावर 8 कितना है होल की पावर 128। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 121 + 7। तो अब आप बताइए अपने आप कि अगर मुझे इसको 7 से डिवाइड करना है, मतलब mod 7 अगर मैं लिख दूं, इसको आपको 7 से डिवाइड करना है। आपने कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n पढ़ा होगा, तो जैसे मैं इसको 7 से डिवाइड करती हूँ, तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन करना चाहूँ तो कितना है 128 की पावर 128। तो इसको मैंने लिख दिया है अब 121 + 7 की पावर 128। तो अब आप बताइए कि 7 तो हर टर्म में इन्वॉल्व होगा, एक्सेप्ट सिर्फ एक टर्म आएगा जहाँ पे 127 नहीं होगा। तो NC 0 जब हम करेंगे तो देखिए इसकी पावर तो 0 आएगा, इसकी पावर 1 आएगा। जब लास्ट वाला हम टर्म लिखेंगे 128 और C0, तो 128 C0 और यहाँ पे कितना आएगा 121 की पावर 128, और सारे टर्म में आप देख पा रहे होंगे सब में 7 आने वाला है। जब इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे सिर्फ पहले वाले टर्म में 7 नहीं आएगा, और जिसमें सब में 7 आएगा तो मैं क्या करने वाली हूँ, सारे टर्म से 7 कॉमन ले लूँगी बाहर। ठीक है, जैसे ही सारे टर्म से मैंने 7 कॉमन लिया और 7 से डिवाइड करूँगी तो ये सारा फैक्टर तो 0 हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बचेगा, देखिए 128 से 0 की वैल्यू 1 है। फाइनली आपके पास आ रहा है 121 की पावर 128। ठीक है, अब 121 को अगर एक बार 7 से आप डिवाइड करिए तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे 7 से जब डिवाइड करेंगे 121 को तो देखिए कितना आ रहा है 51
49 और यहाँ पे कितना बच रहा है 2। तो अब देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है रिमाइंडर में। जब मैंने इसको 121 को 7 से डिवाइड किया तो फाइनली रिमाइंडर आपके पास कितना आ रहा है 2। तो मैं क्या करने वाली हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 128। अब देखिए मैंने यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, ये 2 टू द पावर 3 और 3 से डिवाइड करूँ तो 3 4 जा और 3 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे बचेगा 2। अब देखो 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही बचेगा और 1 की पावर कितना आएगा 42 और इनटू में 2। तो अब अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो फाइनली आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, है ना। तो जैसे ही आपको 2 मिल गया यहाँ से तो आपका आंसर वो बोल रहा है कि अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 3। तो ये वाला तो गलत है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। सेकंड में क्या कह रहा है कि 128 की पावर 128 जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है 128 की पावर 128 डिवाइडेड बाई 3 तो रिमाइंडर कितना आता है 1। तो देखिए एक बार वेरीफाई करिए। तो 128 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 125 प्लस 3, है ना, होल की पावर 128। तो जैसे ही आप सारे टर्म निकालेंगे तो पहला आएगा 128 C0 125 की पावर 128 और 3 टू द पावर 0 और सब में जो है 3 आएगा तो उन सब में 3 आएगा तो मैं इन सब की वैल्यू 0 कर दे रही हूँ। फिर आपको 3 से क्योंकि डिवाइड करना था, फाइनली जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो कह रहा है कि रिमाइंडर 1 आता है। तो अब इस वाले टर्म को एक बार 3 से डिवाइड करिए तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। 1 इंटू 125 की पावर कितना लिखा हुआ है 128, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 125 को क्या मैं कुछ कन्वर्ट कर सकती हूँ, मुझे 3 से डिवाइड करना था इसको। तो 3 से डिवाइड करने के लिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या 5 का अगर मैं क्यूब कर दूँ ये तो 5 का क्यूब है और फिर ऊपर कितना है 128, कितना आ रहा है फाइनली आपके पास 384। तो 5 टू द पावर 384 को मुझे 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए आप बताइए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या 3 + 2 की होल पावर 384। अब आपको इसको डिवाइड करना है मॉड 3। तो अब सबको दिख रहा होगा जैसे ही मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगी 3 + 2 द पावर 384 और मॉड 3 लगाऊंगी तो सब में 3 आएगा, वो वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। रिमेनिंग जो 2 वाला टर्म होगा वो देखिए कौन सा होगा। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं तो ये लिखा हुआ है कि 2 + 3 की पावर 384 और मुझे मॉड 3 करना है। तो जो सारे टर्म्स होंगे एक्सेप्ट पहला वाला टर्म सब में 3 आएगा। तो जैसे ही 3 आएगा आप 3 से डिवाइड करेंगे वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो फाइनली देखिए कौन सा वाला टर्म बचेगा 384 C0 2 टू द पावर 384 ये आ रहा है। अब 2 टू द पावर 384 को आपको क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। 2 कर दिया है ना, तो मैंने 2 टू द पावर 2 निकाल लिया है बाहर और इनटू में कितना बचेगा देखिए जब मैंने इसको किया 384 डिवाइड बाई 2 तो कितना बचेगा 3 × 1 = 3 और यहाँ पे 18 दैट इज 9 × और 2 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 192। अब यहाँ पे 4 आ गया। अब सबको पता है कि 4 mod 3 कितना होता है, मतलब 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है 1। तो रिमाइंडर जो आपके पास कितना आता है 1, तो क्या आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब 1 की पावर 192 है तो ऑब्वियसली बात है 1 आता है, ठीक है। तो ऐसे देख पा रहे होंगे आप कि जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया 128 की पावर 128 इसको मैंने 125 + 3 में ब्रेक किया तो ये आ गया। फिर इसके बाद मुझे 5 मिला, मैंने उसको थोड़ा सा और ब्रेक किया। अब मैंने क्या किया 3 वाले टर्म जब mod 3 करेंगे सारा 0 हो जाएगा। उसके बाद जो 2 की पावर में सारा कुछ बच रहा था मैंने 2 की पावर 2 कर दिया। तो 4 को अगर आप 3 से mod करते हैं तो 3 से भाग करने के बाद आपके पास रिमाइंडर कितना आता है 1। अब 1 की पावर आप चाहे कुछ भी करिए तो आंसर कितना आ गया 1। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है आपका वो है ट्रू, ठीक है। सो फर्स्ट वाला तो फॉल्स है बट सेकंड वाला ट्रू है। मतलब इसको जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आता है बट 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 नहीं आता है, ठीक है। तो आज के बस इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल 10 क्वेश्चंस। हम लोग जो नेक्स्ट वाले शायद 10 क्वेश्चंस और हैं तो उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, है ना। तो इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट लगते थे। अगर आपको मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर थे तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना टाइम लगा होगा।
बट अगर आपको नहीं कंसेप्ट पता थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था ये क्वेश्चंस में, मतलब सोचने में कि कैसे क्या इनको हैंडल करना है। जो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ही लिखे होते हैं प्लस माइनस के फॉर्म में या उनके साथ कुछ मल्टीपल में लिखा होता है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।